केस नंबर 16 पढ़ रहे थे क्या? JDA। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, क्या कह रहे थे कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट? आपको पता है पहले क्या होता था? पहले जो बिल्डर होता था ना, बिल्डर, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना, 100 फ्लैट, 200 फ्लैट, 500 फ्लैट। यस। तो पहले क्या होता था कि बिल्डर क्या करता था, लैंड ओनर से, ये कौन है, लैंड ओनर, ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा बता दो भैया, ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है, सभी को आ रहा है। हिमांशु आप री लॉगिन कर लो एक बार। ओके, चलिए। तो बिल्डर क्या करता था सर, बिल्डर पहले लैंड ओनर से जमीन परचेज करता था, राइट। जैसे मान लीजिए इस जमीन को परचेज किया 2 करोड़ रुपए में, तो पहले जमीन परचेज करेगा, फिर बिल्डर इस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, राइट। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में 3 करोड़ रुपए लग गए, और फिर बिल्डर इन फ्लैट्स को सोल्ड करेगा, राइट, फ्लैट को या शॉप को जो भी है इनको बेचेगा। अब मान लो कि इसको बेचने में टाइम लगा, या ये माल नहीं बिका, अटक गया, तो क्या बिल्डर का पैसा फंस जाएगा? हाँ जी, बिल्डर का पैसा फंस जाएगा। यस, बिल्डर का पैसा फंस जाएगा। तो और कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी ना, बिल्डर की इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगी। तो उन सब चीजों से बचने के लिए एक नया कंसेप्ट डाला गया, और उस कंसेप्ट का नाम क्या है, JDA। अब नए केस में क्या होगा, देखिए ये तो हो गया ओल्ड स्कीम। नए केस में क्या होगा, बिल्डर लैंड ओनर से ये कहेगा कि भैया देखो ऐसा है कि आपकी तो जमीन, ठीक है, तुम तो अपनी जमीन कंट्रीब्यूट कर दो, मैं कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा देता हूँ, ठीक है, तुम लैंड लगाओ और मैं कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा देता हूँ, ठीक है, और दोनों मिलके इस जमीन का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जॉइंट डेवलपमेंट। समझ गए? अब बिल्डर जो है वो बिल्डिंग खरीद नहीं रहा, जमीन खरीद नहीं रहा, वो ये बोल रहा है कि दोनों मिलके इस बिल्डिंग को बनाते हैं। तो जमीन तुम्हारी, पैसा मेरा, तुम्हारे पास जमीन है पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है जमीन नहीं है, तो दोनों मिलके काम कर लेते हैं। तो इस रिगार्डिंग दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं। और बाद में ये भी हो जाता है कि भैया मुझे क्या मिलेगा, तो बोला जितना भी यहाँ पे मटेरियल बनेगा, जैसे मान लो 100 फ्लैट बनेंगे, तो वो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि 50 तुम्हारे 50 मेरे। बताइए, आसान है ये तरीका। इसमें बिल्डर की कॉस्ट भी कम आएगी, है ना, जो क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसको, इस 2 करोड़ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना बिल्डर का। तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम आएगी, प्लस बिल्डर को पूरे फ्लैट बेचने की टेंशन नहीं है, अब उसको आधे ही फ्लैट बेचने की टेंशन है, राइट। उसको पूरे फ्लैट बेचने की टेंशन थोड़ी है अब, उसको तो अपने हिस्से का फ्लैट बेचना है। बोलिए, आई बात समझ में?
अभी फटाफट जवाब दे दो। चलिए एक बार दोबारा सुन लीजिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जेडीए क्या है। देखिए जेडीए के अंदर दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, बिल्डर एंड लैंड ओनर। ठीक है, दोनों ने मिलके काम किया। बिल्डर ने बोला कि मैं पैसा कंट्रीब्यूट कर दूंगा और लैंड ओनर ने कहा मैं जमीन कंट्रीब्यूट कर दूंगा, और दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो भी बनेगा उसका आधा आधा कर लेंगे, मतलब 50 फ्लैट तुम्हारे 50 फ्लैट मेरे। ठीक है, जिससे तुम्हारे ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें जमीन खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो वो पैसा तुम्हारा ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए फायदेमंद है, समझ गए। साथ ही साथ जो आगे जाके जितना भी माल बनेगा हमने बांट लिया, तो ये जो आधा माल है इसको बेचने की टेंशन इसकी है, बिल्डर को इससे मतलब नहीं है ना। तो बिल्डर को इससे क्या मतलब, बिल्डर बोलेगा ये 50 तुम्हारे, ये 50 फ्लैट तुम्हारे हैं, समझ गए। तो ये तुम बेचो, और लैंड ओनर बोलेगा ये 50 तुम्हारे तुम बेचो, तो दोनों अपने अपने फ्लैट बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ठीक है, अब एक बात समझिए कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। ये तो सारी बात तो समझ में आ गई, ये तो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ये तो समझ में आ गया। कई लोग इसको कोलोब्रेशन भी कहते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा तो कुछ लोग कोलोब्रेशन भी बोलते हैं इसको। समझिए, ठीक है। अब सुनिए आगे से। अब हम कौन सी चीज का टैक्सेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। हम कौन सी चीज का टैक्सेशन कर रहे हैं, जो ये फ्लैट इनको मिले और इन फ्लैट को जब ये बेचेंगे, क्या हम इसका टैक्सेशन कर रहे हैं? बताइए, जो फ्लैट इनको मिलेंगे और जब ये इनको बेचेंगे, क्या हम इसका टैक्सेशन कर रहे हैं? नहीं, हम इनका टैक्सेशन नहीं कर रहे हैं। ये तो जब बिकेंगे तब बिकेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो स्टॉक है इनके लिए, ये तो स्टॉक होगा ना इनके लिए। बताइए, ये तो स्टॉक होगा ना इनके लिए। तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस लैंड की। ये लैंड इतने दिनों तक अकेले इसकी थी, अकेले इसकी थी ना इतने दिनों तक, और अब ये लैंड हो गई इस प्रोजेक्ट के नाम पे। तो हम जो टैक्सेशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, इस लैंड का टैक्सेशन कर रहे हैं। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अब सुनिए, तो अब सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, अब इधर कोई मतलब नहीं है, ये बात की बातें हैं। अब इस बंदे ने ये जमीन कब खरीदी थी, ये कहता है सर मैंने 2004-5 में खरीदी थी 6 लाख रुपए में। ठीक है, ओके। इस जमीन के बदले में इसे मिल क्या रहा, इसे 50 फ्लैट मिल रहे हैं क्या? बताइए, क्या इस लैंड ओनर को इस जमीन के बदले में 50 फ्लैट मिल रहे हैं? यस, इसको इसके बदले में 50 फ्लैट मिल रहे हैं। ठीक, तो बताइए सेल कंसिडरेशन क्या होगा, इस जमीन का सेल कंसिडरेशन क्या होगा? यस, स्टाम्प वैल्यू। ठीक है, स्टाम्प वैल्यू ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट की स्टाम्प वैल्यू जो होगी वो हमारे लिए क्या होगा, सेल कंसिडरेशन होगा, क्योंकि जमीन के बदले में फ्लैट मिल रहे हैं। बोलो, सिंपल है।
बोलिए, सिंपल है क्या? समझ में आ गया? सेल कंसिडरेशन समझ में आ गया क्या? ओके, अब सुनिए आगे। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार लैंड ओनर कह देता है कि सर मैं तो गरीब आदमी हूँ और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, या फिर एग्रीमेंट ऐसा कर लेता है कि मुझे साथ में कुछ कैश भी चाहिए, मुझे 50 फ्लैट से ही काम नहीं होगा, मुझे नगद पैसा भी चाहिए। तो कैश होगा तो कैश भी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अच्छा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी इसकी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? बोलिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये रहेंगी, ठीक है। हालांकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखो, यहाँ पे प्रपोर्शनेट लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या लेते हैं? प्रपोर्शनेट लेते हैं। भाई हमारे पास जो जमीन थी उसमें से आधी जमीन पे जो फ्लैट बने वो हमने इसको दे दिए, आधी जमीन इसको हो गई। क्या अभी भी आधी जमीन इनडायरेक्टली हमारे पास ही है? बताइए, क्या हमारे पास अभी भी आधी जमीन है? हाँ, तो हमारी कॉस्ट भी आधी लेंगे हम। समझ गए? हम क्या लेंगे? आधी जमीन की कॉस्ट लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है ये रेशियो 50-50 हो, ये 60-40 हो सकता है। तो जो भी रेशियो हमने ट्रांसफर कर दिया होगा उतनी कॉस्ट लेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है क्या? बताओ फाइनली। लास्ट पॉइंट, तो सर हाफ लैंड भी तो सेल। हाँ, तो हाफ लैंड सेल हो रही है तो लैंड का ही तो ले रहे हैं बेटा, टैक्सेशन लैंड का ही तो कर रहे हैं हम। हाफ लैंड सेल सोल हो रही है, इसीलिए उसी का तो टैक्सेशन कर रहे हैं। जितनी सेल होगी उतनी का तो कॉस्ट लेंगे ना अपन, है ना? ओके, लास्ट पॉइंट, कॉस्ट होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक लेंगे, ये बताइए। होल्डिंग पीरियड कौन बताएगा? स्टार्टिंग यहां से करेंगे क्या? 2004-5 से बोलो। डेट ऑफ एग्रीमेंट टू कंप्लीशन, ओके, ऑफ प्रोजेक्ट, ओके। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा जब ये जेडीए बनेगा, आपने आईडीटी में भी ये ऐसा टॉपिक पढ़ा होगा आई थिंक, पढ़ा है क्या? तो एक वर्ड पढ़ा होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पढ़ा नहीं पढ़ा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यस। तो जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना इस प्रोजेक्ट को, वहां तक लेंगे। अब ये सर्टिफिकेट का कंसेप्ट क्यों आया पता है आपको? ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट का कंसेप्ट क्यों आया पता है आपको? देखिए, एक कानून आया रेरा, नाम सुना है क्या रेरा? नहीं सुना? रियल इस्टेट लिख लो चाहे लिखना हो तो, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट। रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट। ओके, क्या था इसमें, ये भी समझा देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा न्यूज वगैरह देखते हो तो आपने गौर किया होगा कि आज से 4-5 साल पहले तक क्या होता था, बिल्डर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करता था,
सब लोगों से फ्लैट बुकिंग के नाम पे पैसा ले लेता था और बाद में वो बिल्डिंग अधूरी छोड़ देता था अटका के कि ठीक है अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है, चलता रहेगा, 2 साल 4 साल 5 साल चलता ही रहता था काम। ध्यान है किसी को ऐसा? बिल्डर ने, समझो एकदम रियल सिचुएशन समझो आप, मैंने 100 प्रोजेक्ट की एक बिल्डिंग बनाई, ध्यान से सुनना, मैंने 100 प्रोजेक्ट की एक बिल्डिंग बनाई, मेरे 40 फ्लैट बुक हो गए, क्या बुक होते ही पूरा पैसा आता है? बुकिंग होते ही पूरा पैसा आ जाता है क्या? नहीं। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ गया, अब मैंने काम स्टार्ट कर दिया, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे और फ्लैट सोल्ड नहीं हो रहे, 40 ही सोल्ड पर उतने पैसे से तो मेरा काम पूरा नहीं होगा, मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा कि मैंने अपना उस प्रोजेक्ट को रोक दिया कि भाई रोक दो, अब काम कराने के लिए पैसे नहीं है। तो रोक दिया तो नुकसान किसका हो गया? जिन लोगों ने बुकिंग कर रखी थी उनका पैसा भी फंस गया और उनको पोजीशन भी नहीं मिल रहा। समझ गए? तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया जिसका नाम है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर जब आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हो, है ना, जब आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और आपको बताना होता है कि मैं ये पोजीशन कब तक दे दूंगा, और वो आपकी लीगल बाउंडेशन हो जाती है जब तक आपको वो बिल्डिंग कंप्लीट करनी होगी, चाहे फ्लैट बिके और चाहे फ्लैट ना बिके। बोलो आगे बात समझ में? रेरा के बारे में समझ में आ गया? हाँ अब जरूर भाई, अब जरूरी है या नहीं वो इस तरीके से आप समझो। आप एक बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने गए, आप बिल्डर से बोलोगे कि भैया रेरा से अप्रूव्ड है क्या? वो कहेगा नहीं अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या आप फ्लैट खरीदोगे? बताइए। अगर बिल्डर कहेगा रेरा अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या आपको ये नहीं लगेगा कि भैया ये तो उलझा देगा कहीं पैसे, इसका प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में मतलब नहीं है? समझ गए? ओके, तो इसलिए बेटा ये कंसेप्ट आया। अब दूसरी बात सुनो, आपने कह दिया कि इस डेट को कंप्लीट होना चाहिए, राइट? आप देखना, अब किसी भी बिल्डर का आप ब्रोशर देखोगे ना, तो नीचे लिखा हुआ रहेगा रेरा अप्रूव। किसी भी बिल्डर का आप प्रोजेक्ट देखोगे तो नीचे लिखा हुआ रहेगा रेरा अप्रूव। ठीक है, अब आपको कहा गया कि सर इस डेट से पहले कंप्लीट होना चाहिए, पर कंप्लीट होने की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा आपको? कब आप कहोगे कि एक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई? बता सकता है क्या कोई? एक बिल्डिंग को आप कंप्लीट कब मानोगे? जब कोई रहने लगेगा। ठीक है, और कोई? अब सुनो, नहीं ये तो बात की बात है ना, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो गई हो तो ऐसे ही इशू है। बिल्डर क्या करता है, आप बोलोगे कि सर कोई रहने लग जाएगा तो हम कंप्लीट मानेंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, एक फ्लैट को जल्दी तैयार करवाएगा, उसकी टाइल्स वाइल्स फिट करवाएगा, उसमें एक फैमिली को बसा देगा, तो क्या आप कंप्लीट मान दोगे? नहीं। तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। अब बिल्डर आपको कहेगा भैया सारा काम हो गया, सिर्फ टाइल लगनी बाकी है, हमारे हिसाब से कंप्लीट है, अब मान लोगे? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट थे कि कैसे मानेंगे कंप्लीट, तो उसके लिए ये कंसेप्ट लाया गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट का, कि भैया आपको एक अथॉरिटी है जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं, उस अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट जब तुम्हें मिल जाएगा तब हम मानेंगे तुम्हारी बिल्डिंग कंप्लीट है, उससे पहले कंप्लीट नहीं मानेंगे। और ये अथॉरिटी कब देती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बताओ? ये अथॉरिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब देती है? जब इसको लगेगा, पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, पूरा काम हो गया है, जो सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर, लिफ्ट, स्टेयर के सीढ़ियां, सब कुछ बन चुका होगा, तब ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे। बताइए।
तो ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम है क्या? तो फाइनली आई थिंक अब आपके पूरा समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मामला आया कहां से। ठीक है, तो फिर बाद में हर जगह पे इसी को यूज करने लगे कि भैया कब मानेंगे हम कि अब आपकी लैंड आपके हाथ से चली गई, बताओ कब मानोगे आप कि इसकी लैंड अब इसके हाथ से चली गई? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, समझ गए? और कब इसको फ्लैट मिलेंगे? जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सारी कहानी आके यहाँ पे टिक जाएगी। बोलिए जी, आगे बात समझ में? प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस मुझे नहीं लगता, पर थ्योरेटिकली आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। बता दो भैया, एक बार कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो बोल दो। कोई डाउट है किसी के तो बोलो। नहीं है? चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेल कंसिडरेशन, जो हमें पैसे मिलेंगे और जो फ्लैट मिलेंगे उनकी स्टम्प वैल्यू, कॉस्ट जो हमारी लैंड थी उसकी कॉस्ट का प्रपोर्शन, और होल्डिंग पीरियड जब हमने लैंड ली थी तब से लेके जब बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला तब तक। ठीक है। अच्छा, हम आपसे टैक्स बाद में क्यों ले रहे हैं, कंप्लीशन पे क्यों ले रहे हैं? पहले भी ले सकते थे। ये हम आपसे टैक्स बाद में क्यों ले रहे हैं, पहले भी तो ले सकते थे। तो पहले इसलिए नहीं ले रहे कि भैया हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं, हम आपको टैक्स कहां से दें? कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं आया, हम आपको टैक्स कहां से दें, राइट? यही तो बोल रहे हैं हम। आप, गवर्नमेंट अगर मुझे कहेगी पहले मुझे टैक्स दे दो जमीन पे, मैं कहूंगा भैया जमीन का मुझे तो कंसिडरेशन ही नहीं मिला अभी तक, मैं कहां से टैक्स दे दूं आपको? बोलिए, सही है? अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है कि मान लो आपने अपने हिस्से के कुछ फ्लैट, आपने अपने हिस्से के कुछ फ्लैट ये सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही मार्केट में बेच डाले। ठीक है, आपके कोई रिलेटिव होंगे या कोई जान पहचान वाले होंगे, तो आपने कुछ फ्लैट ये सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही बेच दिए, तो क्या पैसे आ गए फिर आपके पास? यस। तो फिर ये ट्रांजेक्शन उसी दिन टैक्सेबल हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करेगा, ये उसी दिन टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है? चलूं आगे? नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, उनमें ये सारी बातें शॉर्ट में लिखी हुई है। ओके। अच्छा, आप में से स्टॉक एक्सचेंज किस किस को पता है क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? किस किस ने नाम सुना हुआ स्टॉक एक्सचेंज? सुना है, पता नहीं क्या होता? अच्छा, जहां पे शेयर्स की डीलिंग होती है। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सुना है? यस। ये जो आप शेयर्स को लिस्टेड करवाते हैं वो आपको यही करवाना होता है, और इसी से आपका काम, शेयर्स की डीलिंग इसी से चलती है। हाँ, स्टॉक मार्केट, बिल्कुल। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब जिसके थ्रू स्टॉक मार्केट चलता है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज होता है, सुना है टेलीफोन एक्सचेंज? बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज सुना है, जहां से टेलीफोन ऑपरेट होते हैं। तो वैसे स्टॉक एक्सचेंज जहां से स्टॉक ऑपरेट होते हैं।
समझ गए? सब चीजें कॉमन अपनी लाइफ में एक जैसी है। अगर आप अपनी कॉमन लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो आप आधी पढ़ाई कर लोगे, ये मान के चलो। ठीक है, पर हम क्या है, देखते ही नहीं है उन चीजों को। नेहा एंड राकिब, रिप्लाई करते रहो, आपके बिल्कुल रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, बाकी तो आपकी इच्छा है। देखो, चलिए सुनो, आपने अभी हर्षद मेहता देखी है ना? हर्षद मेहता देखिए, स्कैम 1992। हाँ सर, वेब सीरीज सारी देखते हैं हम। क्लास बिल्कुल मिस कर सकते हैं, वेब सीरीज मिस नहीं करते। देखो नेहा का कितनी जल्दी रिप्लाई है, यस सर यस सर। और ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के थक जाते हैं। चलो कोई नहीं, सुनो, यहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग बात क्या कर रहे हैं वो सुनो। पहले स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या होता था? आपको क्या लगता है ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, क्या है ये? बताओ, ये एनएससी बीएससी क्या है? बताइए। सुनिए, पहले ये होती थी एओपी। पहले क्या होते थे? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पहले ये क्या होते थे सर? एओपी होते थे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पढ़ा है अपन ने? एओपी पढ़ा है ना हमने? पहले ये एओपी होते थे। और अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो आपको इसका क्या बनना पड़ता था? मेंबर बनना पड़ता था। जब, समझ गए? तो आप इसके मेंबर बन गए, फिर आप इसके ऑफिस में जाके, जो वहां पे देखा होगा ना आपने, बड़ा सा हॉल रहता है, मूवी के अंदर देखा होगा ना, बड़ा सा एक हॉल रहता है। मेंबर मतलब जोबर? नहीं नहीं, मेंबर जोबर नहीं है, जोबर तो मेंबर के लिए काम करते हैं, ऐसे बोलो आप। मेंबर बहुत बड़ी चीज होगी। मेंबरशिप के लिए पैसे लगते थे, 50 लाख, 1 करोड़, ऐसे पैसे लगते थे पहले। मेंबरशिप के लिए 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे पैसे लगते थे। तो मान लीजिए मैंने मेंबरशिप ले ली सर, मेंबर को ब्रोकर बोल सकते हैं। देखो, ब्रोकर बोल सकते हैं, पर ब्रोकर एक छोटी थिंक है, ब्रोकर एक छोटा वर्ड हो जाएगा। या बोल दो आप बड़ा ब्रोकर, बोल दो, बड़ा ब्रोकर है मेंबर, बड़ा ब्रोकर है। अब ये इसके अंदर अपने अपने क्या करेगा, सब ब्रोकर डालेगा। जैसे आपने एंजल ब्रोकिंग सुना है? एंजल ब्रोकिंग सुना होगा, शेयर खान सुना होगा, ठीक है। हाँ, फिनग्रो है, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। जीरोदा है, जीरोदा सुना होगा, अपस्टो, ये सब मेंबर है। इन सब ने मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है। निर्मल बंक है, पहले निर्मल बंक के नाम से भी एक था, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। तो इन्होंने क्या ले रखी है? मेंबरशिप ले रखी है। अब मेंबरशिप लेने के बाद ये आप लोगों को सब ब्रोकर बनाते हैं, है ना। सब ब्रोकर मतलब ये आपको डिमेट इश्यू करते हैं, अपने एजेंट बनाते हैं, वो एजेंट आपको डिमेट अकाउंट देते हैं, तुम इनके अंडर में आप काम कर रहे हो, ये मान लो, ठीक है। और इस मेंबरशिप को लेने के लिए 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे पैसे देने पड़ते हैं। तो मान लीजिए एक बंदे ने इसकी मेंबरशिप ली, ठीक है। कब ली सर? 2006-7 में ली। 2006-7 में उसने बीएससी की मेंबरशिप ले ली, राइट। जब बीएससी क्या हुआ करता था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ करता था बीएससी। अब हुआ क्या बाद में, इन एओपी का, जो ये एओपी थी ना, इन एओपी का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। मतलब इन एओपी को क्या बना दिया गया, किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। आई बात समझ में? पहले एओपी हुआ करते थे और बाद में क्या कर दिया गया? कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉर्पोरेट बना दिया गया इनको। समझ गए? अब अगर ये कंपनी बनती है तो इनके मेंबर का क्या होगा, बताइए।
क्या इनके मेंबर को शेयर होल्डर बनाया जाएगा? सिंपल सी बात है ना, एओपी थी तो मेंबर थे, और कंपनी बन गई तो शेयर होल्डर बना दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मान लीजिए अपन एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 1 करोड़ में मेंबरशिप ली 2006-7 में, ठीक है, 2006-7 में 1 करोड़ में मेंबरशिप ली। इसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया कब? 2018-19 में हो गया सब कुछ, ठीक है। और मुझे इस 1 करोड़ के बदले में, जो मेरा ये मेंबरशिप था, इसके बदले में मुझे 1 लाख शेयर्स दे दिए गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सवाल ये है कि जब मैं इन शेयर्स को बेचूंगा, ठीक है, मैं इन शेयर्स को जब बेचूंगा, मान लीजिए मैंने 3 करोड़ में बेच दिए 2020-21 में, तो टैक्सेशन क्या होगा, ये पढ़ रहे हैं हम। बोलो, आई बात समझ में? हम शेयर्स जो हमें मिले हैं, हमें जो शेयर्स मिले हैं स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी बनने पे, उन शेयर्स को बेचने पे हमें क्या गेन होगा, ये हम पढ़ रहे हैं। बोलो जी, ये समझ में आया सबसे पहले कि हम क्या पढ़ रहे हैं? अब बताओ कि इसका सेल कंसिडरेशन क्या होगा, उन शेयर्स का सेल कंसिडरेशन क्या होगा? 3 करोड़ रुपए, करेक्ट। इन शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी? इन शेयर की कॉस्ट क्या है हमारे लिए? 1 करोड़ रुपए, तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। होल्डिंग पीरियड क्या होगा? होल्डिंग पीरियड क्या होगा? 6-7 से लेके 20-21 तक होल्डिंग पीरियड होगा। 6-7 से लेके 20-21 तक का होल्डिंग पीरियड, ठीक है। इंडेक्सेशन कब से होगा? इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन कब से होगा? तो इंडेक्सेशन होगा 18-19 से। याद है आपको, अमलगमेशन वाले केस में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सेशन हमेशा अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर से होता है। इंडेक्सेशन हमेशा अलॉटमेंट से होता है। समझ गए? क्योंकि वहां तक की मार्केट वैल्यू 18-19 तक जो चेंज हुआ होगा पैसे में, उसके रिगार्डिंग तो आपको नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इश्यू कर दिए गए होंगे ना। तो जहां पे भी आपको कोई भी चीज एक्सचेंज करके, सुनो मेरी बात, जहां पे भी आपको कोई भी चीज एक्सचेंज करके शेयर दिए जा रहे हैं, तो होल्डिंग पीरियड तो हम पुराने से इसलिए लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, बस इतना ही काम होता है। क्या पता चल जाए, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। इंडेक्सेशन जो होगा वो अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर से होगा। इंडेक्सेशन जो होगा हमेशा अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर से होगा। बोलो जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोल दो। बोली, किसी को कोई डाउट है तो बोल। कोई डाउट नहीं है, पक्का? चलो आगे। चलिए, नेक्स्ट केस सुनिए। अब छोटे छोटे केस, अब कोई इंपॉर्टेंट केसेस नहीं है, इंपॉर्टेंट जितने होने थे वो हो चुके हैं सारे, अब इंपॉर्टेंट केसेस नहीं है। आपको याद है जब मैंने आपको बीएनपी पढ़ाया था तो एक कंसेप्ट बताया था, ये
कि स्टॉक अलग होता है, कैपिटल असेट अलग होती है? बोलो हाँ या ना। स्टॉक और कैपिटल असेट में डिफरेंस बताया था क्या? स्टॉक और कैपिटल असेट में डिफरेंस बताया था? यस। क्या डिफरेंस बताया था? बोलो क्या डिफरेंस बताया था, याद है किसी को? क्या फर्क होता है स्टॉक में और कैपिटल असेट में? नहीं पता किसी को? चलिए। नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं वो तो बात की बात है, वो तो अलग चीज है। स्टॉक को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो अलग चीज है। दोनों का मतलब तो पता होना चाहिए ना पहले। चलिए, देखिए स्टॉक होता है इंटेंशन ऑफ रीसेल। अगर आप कोई भी चीज इसलिए खरीद रहे हैं कि मैं उसको वापस बेचूंगा, ठीक है, आप अगर कोई भी चीज इसलिए परचेज कर रहे हैं कि मैं उसे रीसेल कर दूं, तो वो आपके लिए क्या है? बोलिए, वो आपके लिए क्या है? स्टॉक है। बोल सकते हैं। इसीलिए जो शेयर ब्रोकर होते हैं, इसीलिए जो शेयर ब्रोकर होते हैं वो शेयर्स को क्या बोलते हैं? शेयर ब्रोकर स्टॉक बोलते हैं क्या शेयर्स को? यस, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी इंटेंशन ऑफ सेल होती है, लिया बेचा लिया बेचा लिया बेचा, तो उनके लिए वो स्टॉक है। कैपिटल असेट का मतलब हो जाता है सर इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। आपने शेयर्स लिए इसलिए कि मैं इसको रखूंगा बहुत लंबे टाइम तक, और भाव बढ़ेगा, मतलब जितना मुझे लगता है उतना बढ़ेगा तो बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। मतलब इट्स नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बताइए, क्या वही शेयर आपके लिए कैपिटल असेट बन जाएगा? यस। तो असेट में चेंज नहीं होगा, इंटेंशन में चेंज होगा। आप ज्वेलरी का शोरूम खोलते हैं, तो ज्वेलरी आपके लिए क्या है? स्टॉक है। और आप घर पे जो ज्वेलरी लेके आते हैं वो आपके लिए क्या है? कैपिटल असेट है। समझ गए? तो इन्वेस्टमेंट या यूज के लिए कोई एसेट लेते हैं आप, तो वो होती है कैपिटल असेट। और रीसेल के लिए एसेट लेते हैं तो वो होती है स्टॉक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हम जब बीएनपी पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा, हम जब बीएनपी पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा कि सर अगर स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया जाए, स्टॉक टू कैपिटल असेट, तो उसमें बीएनपी इनकम होगी। बोलो, पढ़ा था क्या? जब हम बीएनपी पढ़ रहे थे तो हमने ये पॉइंट पढ़ा था क्या, कि स्टॉक को अगर कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया जाए तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम वहां पे बीएनपी इनकम निकाल लेंगे। बोलो भैया बोलो, फटाफट, पढ़ा था? यस सर। और फिर यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया जाए तो उस पर कैपिटल गेन होगा। कैपिटल असेट इनटू स्टॉक, तो उस पर कैपिटल गेन होगा। ये भी पढ़ लिया था हमने। तो जब दोनों चीजें हमने पढ़ ली, तो अब क्या बाकी रह गया पढ़ना? ये मैंने पॉइंट दोबारा क्यों लिखा है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये मैंने वापस क्यों लिखा, इसको समझ लीजिए। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कैपिटल गेन। तो हमें यहाँ पे किससे मतलब है? कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन से, राइट? बोलिए हाँ या ना। यस। तो जो कैपिटल असेट को मैंने कन्वर्ट किया स्टॉक में, इसका टैक्सेशन तो पढ़ा चुका हूं मैं, आपको याद है? बोलो, पढ़ा चुका हूं ना इसका टैक्सेशन तो? हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, ये जो स्टॉक था जिसको हमने कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया था, मान लीजिए इस स्टॉक की कॉस्ट थी 8 लाख रुपए। ध्यान से सुन लीजिए, कॉस्ट थी 8 लाख रुपए। जिस दिन हमने उसको कन्वर्ट किया उस दिन मार्केट वैल्यू थी 10 लाख रुपए। तो हमने बीएनपी इनकम कितनी मानी थी, ये बताइए? बीएनपी इनकम के रूप में कितना टैक्सेबिलिटी किया था?
2 लाख रुपए किया था, राइट। ठीक है, तो किस्सा खत्म हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि जब ये असेट कन्वर्ट होके कैपिटल असेट बन गई, तो फिर भी तो हम इसे बेचेंगे ना कभी। एज ए कैपिटल असेट भी तो इसे बेचेंगे ना कभी। हाँ, तो वो चीज पढ़ रहे हैं अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब वो चीज हम पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में। तो अब फ्यूचर में इस स्टॉक को जो हमने कन्वर्ट किया था कैपिटल असेट के रूप में, इसको हमने बेच दिया मान लो 40 लाख रुपए में। तो इसका टैक्सेशन बताना है आपको, बताइए सेल कंसिडरेशन क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन का सेल कंसिडरेशन क्या होगा, ये पढ़ना बाकी है हमें, बाकी तो पढ़ लिया हमने। 40 लाख होगा सर, बोलो हाँ या ना। सेल कंसिडरेशन होगा एक्चुअल सेल प्राइस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 10 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, FMB ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। समझ गए कि भैया इतना पैसा तो, इतनी तो हम इनकम कंसीडर कर चुके हैं BOP के अंदर, 10 लाख तक का ट्रीटमेंट तो BOP में कर चुके हैं, तो इसलिए 10 लाख रुपए हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कहां से होगा, बहुत सोच समझ के बोलना है इसमें। होल्डिंग पीरियड कहां से होगा, यहाँ पे बहुत सोच समझ के बोलने वाली चीज है। चलिए, इन्होंने स्टॉक था इनके पास में 2011-12 का। ठीक है, और इन्होंने कन्वर्ट किया 12-13 में और बेचा इन्होंने 20-21 में। बताइए होल्डिंग पीरियड कहां से होगा, 11-12, 12-13, 20-21। बहुत सोच समझ के बोलना। होल्डिंग पीरियड होगा 12-13 से, होल्डिंग पीरियड होगा 12-13 से। समझते, होल्डिंग पीरियड कहां से होगा, 12-13 से, यहां से, फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन, फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन से होगा। क्यों होगा सर, सुनो ध्यान से। इस एसेट ने कैपिटल एसेट का रूप कब लिया, 12-13 में लिया। बताइए, इस एसेट ने कैपिटल एसेट का रूप किस डेट को लिया, 12-13 में, तो होल्डिंग पीरियड 12-13 से ही कैलकुलेट होगा। आई बात समझ में, 12-13 से ही होगा ना कैलकुलेट। अब आप कहोगे सर कई केसेस में तो हमने पुराना लिया है, तो गौर करो, उन केस में वो असेट पहले ही कैपिटल असेट होती थी, यहीं पे कैपिटल असेट होती थी। उन केस में वो असेट यहीं पे कैपिटल असेट होती थी, इसलिए हम यहां से लेते थे। पर इस केस में तो यहाँ तो स्टॉक थी, स्टॉक वाले पीरियड को कैपिटल असेट में जोड़ना सही थोड़ी है। बताइए, स्टॉक वाले होल्डिंग पीरियड को थोड़ी जोड़ सकते हैं, तो इसलिए ही आ जाएगा। बोलो जी, क्लियर है पॉइंट। कोई डाउट किसी को है तो बोलो। बोल दो बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी के है? कोई डाउट नहीं है? चलिए, एक दो छोटे छोटे पॉइंट और करवा दूं ताकि ये स्पेशल केस खत्म हो जाए। कर दें इनको, स्पेशल केस को खत्म कर दें। सुनो,
बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक सुना है आपने? बाय बैक ऑफ शेयर सुना है? यस। कौन से सेक्शन में कवर होता है? लॉ में पढ़ा होगा तो, अगर पढ़ा है लॉ में 46A में कवर होता है। सिक्सटी थ्री, दिव्य बोल रहे हैं 63, 63 है क्या भाई? जी, अरे 63 है क्या? मुझे पता ही नहीं यार, बाप रे। चलिए कोई बात, हम बात इनकम टैक्स की कर रहे हैं, हम लॉ की नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इस 46 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट, सेक्शन 46A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, लॉ का नहीं पढ़ रहे हैं, समझ गए? ठीक है। लॉ में आपने बाईबैक जरूर पढ़ा होगा, पर लॉ में आपने बाईबैक जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? तो बाईबैक ऑफ शेयर में क्या बोला गया कि अगर कंपनी परचेज करती है ऑन सिक्योरिटीज, अगर कंपनी परचेज करती है ऑन सिक्योरिटीज तो उसे कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। समझ गए? अब इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें ये बोला कि कंपनी हजारों शेयर होल्डर से, कि जिसे जितने जितने शेयर होगी, किसी के पास 2 शेयर होंगे, किसी के पास 10 शेयर होंगे, किसी के पास 5, 8, 2 शेयर परचेज करती है, बायबैक करती है, राइट? तो क्या गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है कि वो इन सब से टैक्स ले सके? बताइए, क्या ये इन सब से टैक्स लेना आसान है गवर्नमेंट के लिए? नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या तरीका निकाला? गवर्नमेंट ने कहा भैया एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इन शेयर्स पे टैक्स हम इनसे ना लेके कंपनी से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं? कंपनी से ले लेते हैं, ताकि हमें छोटे छोटे टैक्स की वसूली नहीं करनी पड़े। जैसे डिविडेंड के ऊपर टैक्स पहले लिया जाता था कंपनी से, राइट? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से टैक्स लेते थे ना कंपनी से। तो वैसे ही बाई बैक पे बोला गया कि कंपनी से टैक्स ले लेंगे। तो इसके लिए एक और सेक्शन बनाया गया 115QA, ठीक है, जिसमें बोला गया कि जितना बाईबैक होगा और उस बाईबैक पे शेयर होल्डर को जितना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे कंपनी टैक्स देगी। कंपनी पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जितना फायदा होगा उस पे कंपनी टैक्स देगी। कितना? 20% प्लस सरचार्ज प्लस HEC, बस। लो जी, इतनी बात याद रखनी है, जस्ट फॉर नॉलेज बताया है। एग्जाम में इसमें से 2 ही चीज आ सकती है, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन MCQ में पूछा जा सकता है, और एक ये रेट MCQ में पूछी जा सकती है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। बोलिए, क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, 1 या 2 केस और बचे हैं, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो कल इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सारे करवा देंगे। कौन से? कैपिटल गेन निकालने के। 20% के आगे लिखा है सरचार्ज और HEC, हेल्थ एजुकेशन सेस। 20% प्लस सरचार्ज प्लस HEC लिखा है।